का भी कहना है कि जी सब ठीक है। तो नाजरीन, यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 7 में जो तनकीद का पोर्शन है उसमें मगरबी तनकीद के बाब में अब तक हमने अफलातून और अरस्तू का मुतालिया किया था। आज की वीडियो में हम लॉन्जीनस या लॉन्जाइंस के हवाले से मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी अहम नक़ाद है, इसलिए कि अरस्तू और अफलातून की जो तनकीद निगारी थी वो मुख्तलिफ ज़ुमरे में आती है। लॉन्जीनस की जो तनकीद निगारी है उसका ज़ुमरा रोमानवी है। यके बाद दीगरे हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। दो सवाल मुझसे पूछे गए थे। पहला सवाल ये पूछा गया था कि अफलातून ने जिस मिसाली रियासत का ख्वाब देखा था, जिस मिसाली रियासत का वो ख्वाहिशमंद था, मिसाली रियासत से मुराद क्या है। मिसाली रियासत से मुराद ये है कि उसे आइडियली पेश किया जा सके। रियासत से मुराद मुल्क है, एक ऐसा मुल्क वो चाहता था जो अदब के एतबार से, इखलाक के एतबार से अरफा व आला हो, उसका म्यार बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो। इसीलिए उसने उस रियासत में शायरों को जगह नहीं दी थी, इसलिए कि शायरी के मुतालिक अफलातून का ये ख्याल था कि शायरों के यहाँ पर शऊर नहीं पाया जाता है, विजदान नहीं पाया जाता है और उनके यहाँ आला सोच और समझ नहीं पाई जाती, बल्कि उनकी जो शायरी होती है वो आलम दीवानगी में होती है। और अगर शायर नौजवानों के अखलाक को ख़राब करते हैं तो किसी भी मुल्क का जो असासा होते हैं वो नौजवान होते हैं। अगर नौजवान ही ख़राब हो जाए तो मुल्क ख़राब और बर्बाद हो जाएगा। तो गोया के अफलातून ने ऐसी रियासत का ख्वाब देखा था जो इखलाकी एतबार से अरफा आला हो। और जो मुश्किल अल्फाज पूछे जाते हैं उसके माना भी मैंने यहाँ पर दर्ज करने की कोशिश की है। पिछली पीपीटी में भी उसे मेंशन किया था, आप लोग ब्रैकेट में उसे देख ही सकते हैं। अरस्तू के बाद आइए अब शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है लॉन्जीनस, जो कि मारूफ नक़ाद है, यूनान से जिसका ताल्लुक़ है। और अरस्तू के बाद तनकीदी फ़िक्र में लॉन्जीनस का एक बहुत ही अहम नाम है, बहुत ही अहम किरदार है। इस नक़ाद का ताल्लुक़ पहली सदी ईस्वी से था। अब इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। अब इख्तिलाफ किस तरह का है, आखिर में चंद सवालात को हमने शामिल किया है अपनी आज की इस वीडियो में। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ लोगों ने इसे पहली सदी का मानने से क्यों इनकार किया है। लॉन्जाइंस ने पहली सदी ईस्वी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है उलवियत के बारे में। ये किताब तो उसने अपने दौर में कलमबंद की थी, लेकिन उसकी दरियाफ्त जो हुई है 1554 ईस्वी में हुई है, यानी कि काफ़ी अरसे के बाद उस किताब को दरियाफ्त किया गया है। इसी सबब से इसका जो नज़रिया है, नज़रिए रोमानियत या कह लीजिए अज़मत का नज़रिया या कह लीजिए तरफ़ा का नज़रिया, वो पहली सदी का एक नक़ाद है जिसका नाम भी लॉन्जीनस है, उससे मंसूब किया जाता है। और तीसरी सदी ईस्वी का एक नक़ाद है, उससे भी मंसूब किया जाता है। तो इस एतबार से मुगालता पाया जाता है कि लॉन्जीनस पहली सदी ईस्वी का नक़ाद है या फिर तीसरी सदी ईस्वी का नक़ाद है। इन तमाम तर मामलात को हम आपके सामने क्लियर करके रखने की कोशिश करेंगे। सरेदस्त आप हयात व खिदमात के हवाले से इब्तिदाई मालूमात को समझ लीजिए। एक मखसूस उसलूब था लॉन्जाइंस का या लॉन्जीनस का, और उसने अपनी तख्लीकात में, अपनी किताबों में, अपने मकालात में जिस चीज़ को ज़रिया बनाया वो ये चाहता था कि उसलूब में जज्बात की तरसील होनी चाहिए, उसमें शान व शौकत का पहलू होना चाहिए, अज़मत व रिफ़ात का बयान होना चाहिए, तख़य्युल ख़यालात की जोलानिया उसमें मौजूद होनी चाहिए, इज़्ज़त नफ्स और अना की सरबलंदी और जज्बात के सैल रवा का अहवाल जिस मस्ती व सरखुशी के अंदाज से बयान किया है, इन तमाम औसाफ व खसाइस की बुनियाद पर लॉन्जाइंस को पहला रोमानी नक़ाद समझा जाता है। अब आप समझिए, अफलातून जो था वो फ़लसफ़ी था, अरस्तू जो था वो मंतकी था। अब मंतिक पर भी एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि मंतिक से मुराद क्या है। अक्ल व खिरत से काम लेने वाला हर चीज़ को
अक्ल के पैमाने पर नापने तोलने वाला, अक्ल के घोड़े को दौड़ाने वाला, ये मंतिक एक मुकम्मल फन होता है, इल्म मंतिक। तो उस इल्म मंतिक से काम लेने वाले शख्स को मंतकी कहा जाता है। तो अफलातून जो था वो फलसफी है, अरस्तु जो है मंतकी है, और लॉन्जीनस जो है वो रोमानी नक्काद है। अब रोमानी नक्काद क्यों है? इसलिए कि जो उसलूब होता है, जो राइटिंग स्टाइल होता है, जो पेशकश का अंदाज होता है, उसमें लॉन्जाइंस ने किन बातों को जगह दी है? जज्बात की तरसील, तरसील मतलब पहुंचाना, मुंतकिल करना, कम्युनिकेशन के मीडियम कह लीजिए, वास्ता कह लीजिए, राब्ता कह लीजिए, जरिया कह लीजिए, जज्बात को पहुंचाना, शान और शौकत का इजहार करना, अजमत और रिफत का बयान होना, तखय्युल, ख्यालात, अफकार, नजरियात, तसव्वुरात को पेश करना, अना की सरबलंदी, देखिए कितना प्यारा लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना, ये वो तमाम औसाफ व खसाइस है जिसकी बुनियाद पर लॉन्जाइंस को, लॉन्जीनस को पहला रोमानी नक्काद करार दिया गया है। उसकी जो तसनीफ है, तसनीफ का नाम क्या है? अंग्रेजी नाम आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे फन खिताबत अरस्तु की तसनीफ है, लेकिन उसका असल नाम क्या है? रेटोरिक उसका असल नाम है, जिसे तर्जुमा करके फन खिताबत कहा गया। और उसके बाद हम फन शायरी कहते हैं या बोतिका कहते हैं, ये तो तर्जुमा शुदा नाम है, असल नाम क्या है? पोइटिक्स है। तो असल नाम को आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे तर्जुमा, तर्जुमा कभी भी असल की जगह ले ही नहीं सकता है। अब क्यों नहीं ले सकता? जैसे अफलातून का क्या ख्याल था कि शायरी जो होती है वो इल्हामी होती है, लेकिन इल्हाम ये लफ्ज अफलातून ने जो अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो अपनी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया, वो इसके मुताबिकत नहीं रखता है, मुनासिबत नहीं रखता है। वहां पर लफ्ज आना चाहिए जुनून की कैफियत, दीवानगी की कैफियत, मदहोशी की कैफियत। अब इल्हाम की कैफियत मुख्तलिफ होती है, दीवानगी की कैफियत मुख्तलिफ होती है। दीवानगी की कैफियत में अक्ल माफ हो जाती है, जबकि इल्हाम की कैफियत में अक्ल शऊर मौजूद होता है। तो जब तर्जुमा किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि एक जुबान का अदा किया हुआ लफ्ज दूसरी जुबान में उसका मुतबादिल मुश्किल से नजर आता है। इसी तरह आप असल नाम को याद रखिए और उसकी जो इस्तिलाहात है, उन इस्तिलाहात को समझने की कोशिश कीजिए। रट्टाफिकेशन से काम नहीं होने वाला। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्जीनस की जो तसनीफ है, जिसका असल नाम है ऑन द सबलाइम, जिसका तर्जुमा किया गया है अजमत के बारे में। इसी अजमत के बारे में दो इस्तिलाहों का जिक्र आया है, अजमत का जिक्र आया है और तरफा का जिक्र आया है। ये ख्यालात पेश करने वाला लॉन्जीनस है। अब ये क्या है, अगली स्लाइड में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस किताब में, इस तस्दीक में अदबी तनकीद में बुनियादी अहमियत की हामिल ये किताब समझी जाती है, अजीम शाहकार समझी जाती है। क्यों? इसलिए कि पहली बार इस किताब में, इस तख्लीक में, इस फन पारे में, इस मकाले में उसलूब को, राइटिंग स्टाइल को मौजूए बहस बनाया गया है। अब तक किस पर बात होती थी? अब तक बात होती थी टेक्स्ट पर बात होती थी, अब तक बात होती थी पर्सनालिटी पर बात होती थी, शख्सियत को मौजूए बहस बनाया जाता था और जो मतन है उसको मौजूए बहस बनाया जाता था। लेकिन लॉन्जीनस की इस तसनीफ में उसलूब को, राइटिंग स्टाइल को मौजूए बहस बनाया गया, इसीलिए तो उसे रोमानी नक्काद कहा जाता है, इसलिए कि उसने जमालियाती पहलुओं पर बहस की है, हुस्न को आश्कार किया है, जमालियात को बयान किया है, मतन में जो खूबसूरती है उसको उजागर किया है। लॉन्जाइंस ने तख्लीक अदब के बारे में जिन अहम उमूर की जानिब तवज्जो दिलाई है वो मुख्तलिफ है। किन से मुख्तलिफ है? अफलातून से भी मुख्तलिफ है, अरस्तू से भी मुख्तलिफ है। किस एतबार से मुख्तलिफ है कि लॉन्जीनस ने तख्लीक अदब में हुस्न रोमान और अहद पैमा की जलवागरी की अलग शान दिलरुबाई को बयान किया है। लॉन्जीनस अदब को, लिटरेचर को महज नसीहत का जरिया नहीं समझता था, बल्कि उसका ख्याल था कि अदब को जमालियात का मखज़न होना चाहिए, जमालियात का मंबा होना चाहिए, जमालियात का ख़जाना होना चाहिए। तो मुख्तलिफ ख्यालात तीनों मगरबी नक्काद के माबैन नजर आते हैं। अफलातून शायरी को इल्हामी तसव्वुर करता था, अरस्तू इंसानी कोशिश का समरा शायरी को जानता था। अफलातून
नस्र हो या नज्म हो, उससे इखलाक की आला कदरों का काम लेना चाहता था। अरस्तु उसमें मसरत और इम्बिसात का पहलू तलाश करता है, जबकि लॉन्जीनस उसी नस्र और नज्मों में जमालियाती पहलुओं को देखने का ख्वाहिशमंद है। तीनों मगरबी नक्काद के यहाँ जो पैमाने हैं वो मुख्तलिफ है, तीनों के जो ख्यालात है वो मुख्तलिफ है, मुतजाद नज़र आते हैं, लेकिन तीनों अपनी जगह पर मुमताज़ है। अब देखिए, लॉन्जीनस के हवाले से जितनी भी मालूमात है वो बहुत कम मिलती है। अब कम मिलने की वजह आप देख ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा ज़माना गुजर चुका है कि इनकलाबात ज़माना की वजह से जो असासा है वो महफूज नहीं रह सका। जैसे अरस्तु के हवाले से कल हमने पढ़ा था कि अरस्तु का जो असासा है वो रेटोरिक और पोइटिक्स के ज़रिए से हमारे पास मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि अरस्तु की सिर्फ 2 किताबें हैं, अरस्तु की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इन 2 किताबों का ताल्लुक लिटरेचर से। अरस्तु ने ज़्यादा काम साइंस पर किया है। हम उन किताबों का तज़किरा यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए कि उसका ताल्लुक हमारे सिलेबस से है ही नहीं। लेकिन जो किताबें मौजूद भी है, जैसे बोतिका को आप ले लीजिए, वो भी असल हालत में, असल फॉर्म में मौजूद नहीं है, उसके भी बाद सफ़ात गायब हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लॉन्जाइन्स के भी मुकम्मल हालात हमारे सामने मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी असासा है, जैसे ऑन द सबलाइम यानी अजमत के बारे में जो उसकी किताब है, उस किताब को देखकर उसके तहकीकी ख़यालात का अंदाज़ा होता है और इंसान या मुहक्किकीन ये तस्लीम करते हैं कि लॉन्जीनस जो है इनकलाबी जहन का हामिल शख्स था। लॉन्जीनस से पहले शेर व अदब को एक मखसूस और मुकर्ररा कवायद पर जांचा जाता, परखा जाता, लेकिन लॉन्जीनस ने क्या कहा कि शेर व अदब में अजमत होनी चाहिए, बुलंदी होनी चाहिए, वक़ार होना चाहिए, और जिसे उस अजमत को महसूस किया जा सकता हो। यानी सिर्फ लफ्ज़ों में बयान कर देने का नाम अजमत नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों में बयान कर देने का नाम शेर व शायरी नहीं है, बल्कि जिन अल्फाज का इंतखाब किया गया है उन अल्फाज की अजमत को, उनकी रिफ़ात को, उनकी बुलंदी का एहसास एक कारी को होना चाहिए। ये शेर व अदब में खुसूसियत होनी चाहिए, ऐसा मानना था लॉन्जीनस का। अब हमारे नक्कादों ने लॉन्जीनस की इस्तिलाह यानी अजमत का तर्जुमा उल्वियत और तरफा भी किया है। अब अजमत क्या है, उल्वियत क्या है, उसे भी आप समझ लीजिए। उल्वियत से मुराद क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये उल्वियत है। उल्वियत से मुराद क्या है, कैफियत के एतबार से बुजुर्गी, यानी जो एहसास है उसके एतबार से बुजुर्गी चाहिए, बड़ाई चाहिए, शान और शौकत चाहिए, बरतरी चाहिए, किसमें, शेर व अदब में। इसी तरह तरफा चाहे आइन से लिखे या फिर हाँ से लिखे, उसका माना होता है रिफात, बुलंदी, आसूदगी, खुशहाली। तो अजमत का तर्जुमा, अब ये किसके बारे में है, अजमत के बारे में। किताब का नाम क्या है, अजमत के बारे में, ऑन द सबलाइम का। अब अजमत से मुराद क्या है, अलवियत या फिर तरफा, जिसके माना क्या है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। कैफियत के एतबार से बुजुर्गी, बड़ाई, शान, शौकत, रिफत, बुलंदी, आसूदगी, खुशहाली वगैरह के। लॉन्जीनस की मुराद ये है कि अजीम ख्याल को उम्दा अल्फाज में पेश करने से आला दर्जे का अदब वजूद में आता है, जो न किसी ख़ास ज़माने के लिए होता है और न कुछ ख़ास लोगों के लिए होता है। यानी लॉन्जीनस का क्या ख्याल है कि अजीम ख्याल को उम्दा अल्फाज में पेश करने से आला दर्जे का अदब वजूद में आता है। सबसे पहले तो आप अदब की तारीफ को समझिए। अदब कहते किसे, आला ख्यालात को आला अल्फाज में आला तरकीब के साथ पेश करने का नाम अदब है। अब लॉन्जीनस क्या कहता है, अजीम ख्याल, ख्यालात बहुत सारे, लेकिन उनमें जो बेहतर है, जो बरतर है, जो अजीम ख्याल है, उसे आम अल्फाज में नहीं, बेहतर से बेहतरीन अल्फाज में, उम्दा अल्फाज में पेश करने के सबब से आला दर्जे का अदब वजूद में आता है। और जो आला दर्जे का अदब होगा वो किसी ज़माने या किसी ख़ास लोगों के लिए मखसूस नहीं होगा, बल्कि ऐसा अदब हर दौर और हर शख्स के लिए एक जैसी कशिश का हामिल होगा, एक जैसी कशिश रखने वाला होगा। मैं यहाँ पर भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई इस्तिलाह आपके समझ में नहीं आती है
तो आप मुझे रोककर पूछिएगा, आपकी मुसलसल कमेंट्स को भी मैं देख रहा हूं। तो आइए अब अदब के हवाले से लॉन्जीनस के मजीद ख्यालात को हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। अदब आफाकी होता है। लॉन्जीनस का मतलब कहना क्या है कि अदब आफाकी होता है, आलमी होता है। उसमें तखय्युल और जज्बे पर जोर दिया है। तखय्युल ख्याल से बना है, ख्याल, फिक्र, तसव्वुर, अफकार, नज़रियात, ख्यालात, तखय्युल और जज्बे पर जोर होता है। और ये कि उस अदब में आला तासुरात और विजदानी कैफियत पैदा करने की सलाहियत होती है। यानी जो अदब होगा, जो आफाकी अदब होगा, जिसमें अजीम ख्याल को उम्दा अल्फाज में पेश किया जाएगा, जिसमें तखय्युल मौजूद होगा, जिसमें जज्बे पर, फीलिंग्स पर, जज्बों पर जोर दिया जाएगा, वो अदब ऐसा होगा जो आला तासुरात को पैदा करने वाला होगा, जो विजदानी कैफियत को उजागर करने वाला होगा। लॉन्जीनस के नज़दीक अदब का सबसे बड़ा काम यह है कि वो पढ़ने वाले को मसरत अता करे, फरहत अता करे, उसे उसमें एहसास का जज्बा पैदा हो, वो एहसास करे, उसके जज्बात को उभारने वाला हो। लॉन्जीनस के ख्यालात जदीद जहन के बहुत नज़दीक है और इसीलिए उसे रोमानियत का बानी करार दिया जाता है। तो इन औसाफ व खसाइस की वजह से पहला रोमानी नक्काद लॉन्जीनस को करार दिया गया है। अब लॉन्जीनस ने अच्छे अदब की 5 निशानियां बयान की है। अदब की अजमत को बयान करने वाली जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 5 है जो लॉन्जीनस ने बयान की। इससे पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारा एक ऐप यूजीसी नेट उर्दू क्वेश्चन पेपर के नाम से लॉन्च हो चुका है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, तमाम क्वेश्चन पेपर को देखिए। लॉन्जीनस पर इसी तरह के सवालात बनते हैं। तो पहली चीज़ जो अदब को अजमत अता करती वो क्या है? ख्याल। ख्याल कैसा होना चाहिए? बुलंद होना चाहिए, यानी आला मौजू का इंतखाब किया गया हो। यही चीज़ तो है कि एक नक्काद क्या तलाश करते हैं किसी भी फन पारे में? नक्काद तनकीद का काम क्या है? तनकीद का काम है अच्छे और बुरे में परख करना, खरे और खोटे में इम्तियाज करना, इस बात का पता लगाना कि जो शय पेश की जा रही है वो वाकई सोने की है या फिर उस पर तांबे की मुलम्माकारी की गई है, तांबे का पानी चढ़ाया गया है। ये खोज, ये समझ, ये परख का काम क्या है? तनकीद है। अब यहाँ पर मुराद क्या है? किसी भी फन पारे के मकाम व मर्तबे का तयन करना, ये कहलाता है तनकीद का जुमरा। अब तनकीद का जुमरा है तो जो ख्याल, जो मतन, अब देखिए तनकीद में क्या चीज़ है, क्या पेश किया गया किसी भी फन पारे में और किस तरह पेश किया गया है। क्या पेश किया गया से मुराद क्या है? मवाद है। किस तरह पेश किया गया है इससे मुराद क्या है? मतन। देखिए ये दो इस्तिलाहों को आप हमेशा याद रखिएगा, क्या और किस तरह। तो क्या और किस तरह से मुराद क्या है? क्या पेश किया गया यानी मवाद, टेक्स्ट, और किस तरह पेश किया गया यानी हैयत, उसका उसलूब क्या है, उसकी पेशकश का अंदाज क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी शबात क्या है। तो यही चीज़ यहाँ पर तलाश किया जाता है सबसे पहले अदब में कि जो मवाद पेश किया जा रहा है वो आला है कि नहीं, उसका जो ख्याल है वो बुलंद है कि नहीं, वो फरसुदा तो नहीं, वो किसी का पेश किए हुए ख्याल को दोबारा बयान करने वाला तो नहीं है। जैसे कि कॉपी पेस्ट का मामला होता है, किसी ने कुछ ख्याल पेश किया, उसी ख्याल को अपने लफ्ज़ों का जामा पहनाकर बयान किया जाता है। यही तो अफलातून ने नज़रिया पेश किया था। अफलातून का नज़रिया कौन सा था? नज़रिया नकल था। नज़रिया नकल में अफलातून का क्या ख्याल था कि एक शायर एक ख्याल को पेश कर चुका है, दूसरा शायर उसी ख्याल को दूसरे लफ्ज़ों में बयान कर देता है। ये नकल का नज़रिया पेश किया गया है। लेकिन अरस्तू ने किसका नज़रिया पेश किया था? कल हमने देखा था कि अरस्तू ने जो है कैथारसिस का नज़रिया पेश किया है, जिसके माना तज़लिया के होते हैं, ततहीर के होते हैं, पाकिज़गी के होते हैं। ये दोनों नज़रिए को कल दो जो लेक्चर हुए थे कल और परसों से जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लॉन्जीनस के हवाले से पढ़ रहे हैं कि पहली चीज़ जो अदब को अजमत दिलाती है वो बुलंद ख्याल है। दूसरी चीज़ क्या है? जज्बात। जज्बात में ऐसी शिद्दत होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले के दिल में उतर जाए। तीसरी चीज़ क्या है? सनतों को इस्तेमाल, लेकिन इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए कि पढ़ने वाला उसमें उलझ के ना रह जाए। जैसे मीर अम्मन ने बागो बहार लिखी, अब आम फहम जुबान में बागो बहार लिखी, कुछ राइटर्स को यह हजम नहीं हुआ, उसके मुकाबले में
रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब तहरीर कर दी, मुसज्जा और मुकफ़ा इबारतों पर मुश्तमिल, जो कारी के लिए गंजलकपन, कारी के जहन को बोझल करने वाली है, गंजलक करने वाली है, कारी को पढ़ने में दुश्वारी पैदा करने वाली है। तो लॉन्जिनस का क्या ख्याल है कि उस तो फ़न पारे में ख्याल बुलंद होना चाहिए, शिद्दत के साथ जज्बात मौजूद होने चाहिए, सनतों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कारी उसमें उलझ कर रह जाए, यानी सनतों का इस्तेमाल भी हो लेकिन कारी के लिए वो मकसद की तरसील करने वाला हो। एक राइटर क्या चाहता है, उसका जो ख्याल है वो कारी तक पहुंच जाए। अगर वो कारी तक पहुंच ही ना रहा हो तो फिर ऐसे फ़न पारे की कदर कीमत बाकी नहीं रहती। चौथी चीज़ जो अदब को अजमत दिलाती है, लफ्ज़ों के इंतखाब में तवज्जो और मेहनत से काम लेना। ये चौथी चीज़ है, यानी कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है। बाज़ अल्फाज जो है वो आमियाना होते हैं, कहीं पर उनकी ज़रूरत पेश आती है, कहीं पर भड़कीले अल्फाज की ज़रूरत पेश आती है और कहीं पर आहंग की ज़रूरत पेश आती है। अब ये मुसन्निफ़ का, शायर का, कलमकार का काम है कि वो किस मकाम पर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करे ताकि लफ्ज़ों का बेहतरीन इंतखाब वहाँ पर आ जाए। यही तो शायरी के हवाले से कहा जाता है। शायरी के हवाले से क्या कहा जाता है? सबसे पहले मुताले कायनात, उसके बाद तखय्युल और फिर तफुसे अल्फाज, यानी पहले कायनात का मुतालिया करो, फिर उस मुताले के बाद तखय्युल से काम लिया जाए और फिर हसीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए। यही तो शायरी के हवाले से ख्याल। अच्छा, ये ख्याल किसका है उसे आप कमेंट में बताने की ज़हमत फरमाएं, मैं उसे देख रहा हूँ। नाजिश का एक सवाल है कि अदब की वजाहत कीजिए। देखिए, अदब, हर तहरीर अदब है, हर लिखी हुई चीज़ अदब है, लेकिन अदब क्या होता है? बेहतरीन अफकार व ख़यालात को बेहतरीन लफ्ज़ों में बेहतरीन तरकीब के साथ पेश करना, ऐसी तहरीर अदब कहलाती है। तो लिखी हुई हर चीज़ तो अदब है, लेकिन उसमें चंद चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो ख्याल बेहतर होना चाहिए, उस ख्याल को पेश करने के लिए अल्फाज बेहतरीन होनी चाहिए और उन बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन तरकीब में पेश होना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या था? बुलंद ख्यालात होने चाहिए। दूसरा क्या था? जज्बात मौजूद होने चाहिए। तीसरा पहलू उसमें क्या पाया जाता है कि सनतों का इस्तेमाल होना चाहिए। चौथा पहलू है कि लफ्ज़ों का हसीन इंतखाब होना चाहिए और पांचवा पहलू है लफ्ज़ों की तरतीब से लफ्ज़ों की तरतीब में हम आहंगी होना। अब आहंग से मुराद क्या है? जिसे हम कहते हैं हम आहंगी। अब आहंग से मुराद क्या है? आहंग से मुराद आवाज़ के होते हैं। जैसे जब आपने परेड को देखा होगा, जैसे दूरदर्शन पर आप अगर जो यौम जमहूरिया के मौके पर जो परेड होती है, आपने देखा होगा जब फौजी चलते हैं तो उनके चलने का अंदाज एक जैसा होता है, उनके पैरों की हरकत एक जैसी होती है, उनके हाथों की हरकत एक जैसी होती है। मतलब एक आवाज़ पर वो जो चलते, जो रिदम कायम होता है वो आहंग कहलाता है। अब लफ्ज़ों के पढ़ने से जो आहंगी होती है, इसीलिए शायरी क्या है? शायरी में गुन्नाई की कैफियत होती है। शायरी में गुन्नाई की कैफियत की होती है इसलिए कि उसमें रदीफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें काफ़िए का इस्तेमाल किया जाता है। रदीफ़ और काफ़िए में हम आहंगी होने की वजह से गुन्नाइयत की कैफियत पैदा होती है, यानी कि एक नगमगी महसूस होती है जो कानों को भाती है, कानों को बेहतर महसूस करती है और जज्बात को उभारती है। वही चीज़ लॉन्जिनस ने भी पेश की है कि लफ्ज़ों की तरतीब में हम आहंगी होनी चाहिए जिससे नगमगी पैदा हो और वो जज्बात को उभारने वाली हो। लॉन्जिनस मुबालगे को भी ज़रूरी समझता है, लेकिन इस तरह कि उसके वजूद का एहसास ना हो, यानी हद से ज़्यादा ना हो। मुबालगे का माना ही हद से ज़्यादा होता है, बड़ा चढ़ा के पेश करना होता है, लेकिन उसके बावजूद लफ्ज़ों का इंतखाब इतना बेहतर होना चाहिए कि मुबालगे का एहसास भी ना पाया जाओ। लॉन्जिनस के नज़दीक इस्तिआरे के इस्तेमाल की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब शदीद जज्बात बेइख्तियार उबल पड़े। अच्छा, अब इस्तिआरा क्या है, तशबीह क्या है, दोनों के माबैन फ़र्क क्या है, आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ। ये 5 उसूल है। इन 5 उसूलों
पर अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, मैं आपकी कमेंट्स तब तक देख लेता हूँ। ठीक है, इसके हवाले से कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जमील जालबी ने लॉन्जिनस के हवाले से लिखा है कि लॉन्जिनस उसूलों की बजाय ज़ौक़ व शौक़ और जज्बे पर जोर देता है। मेरे ख्याल से अब तक की गुफ्तगू में आप समझ ही चुके होंगे कि लॉन्जिनस ने इन औसाफ व खसाइस को, इन कैफियत को जोर दिया है। वही चीज़ जमील जालबी ने भी बयान की है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ कॉम्परेटिव स्टडी, तकाबली जायज़ा भी हम ले लेते हैं अब तक के जो दो चीज़ों में हमने देखी थी। अरस्तु ने मंतकी तनकीद और खुश्क उसूलों की बुनियाद डालकर उनसे अदब को जांचा परखा है। अब क्यों मंतकी तनकीद, इसलिए कि अरस्तु मंतकी था, क्यों था, क्या था, कैसे था, वो कल के लेक्चर में आप देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ आप इस तरह समझ लीजिए कि अरस्तु ने जो उसूल वज़ा किए थे वो खुश्क थे, मंतकी थे, लेकिन लॉन्जिनस ने जो उसूल बनाए हैं उसमें जोश जज्बा पाया जाता है। उसमें क्या होता है, जोश जज्बा पाया जाता है, जोश जज्बे का इजाफा करने वाले होते हैं। लॉन्जिनस जो है अदब में लुत्फ अंदोज़ी पर जोर देता है, इसीलिए तो उसको जमालियाती नक्काद कहा जाता है, रोमानवी नक्काद कहा जाता है। लॉन्जिनस को अरस्तु की तरह अदब की तारीख, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ट्रेजेडी यानी अलमिया और इपिक से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे शायरी और नस्र के हर उस टुकड़े से दिलचस्पी है जो उसके अंदर आग लगा दे, यानी जज्बात का इजहार कर दे, उसमें फीलिंग्स को पैदा कर दे, एहसास को बेदार कर दे। अब अरस्तु ने भौतिका में क्या किया, ड्रामे पर बहस की है, अलमिया पर बहस की है, रज़मिया पर बहस की है, तरबिया पर बहस की है, लेकिन अलमिया हो, तरबिया हो, रज़मिया हो, इन चीज़ों से लॉन्जिनस को कोई सरोकार नहीं है। वो शायरी और नज़्म और नस्र में एक पहलू तलाश करता है, वो पहलू है लुत्फ अंदोज़ी का, जोश और जज्बे का। अब एक ख्याल ये पेश किया जाता है कि लॉन्जिनस अफलातून के नज़रिए से मुतासिर था। देखिए, मुतासिर तो अरस्तु भी था, इसलिए कि अरस्तु अफलातून का शागिर्द था, लेकिन बावजूद इसके अरस्तु ने उन चीज़ों को मिन्नन कबूल नहीं किया जो अफलातून ने बयान किया, उससे एतराज़ जाहिर किया है, उसके माबैन फ़र्क को वाज़े किया है। अब ये तस्लीम तो किया जाता है कि लॉन्जिनस जो है अफलातून के नज़रियात से मुतासिर था, लेकिन लॉन्जिनस और अफलातून के नज़रियात में भी हमें इख्तिलाफ नज़र आता है। लॉन्जिनस ने शायरी में उल्वियत का नज़रिया पेश किया है, जबकि अफलातून शायरी को मखरब इखलाक तस्लीम करता था, बिगाड़ने वाली शय, इखलाक को ख़राब करने वाली शय गर्दानता था। लेकिन लॉन्जिनस ने शायरी में उल्वियत यानी बुलंदी और रिफत को पेश किया, या रिफत और बुलंदी का नज़रिया पेश किया है। अब तक की जो बातें हमने पढ़ी है उसे पॉइंट वाइज एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से हम आपके सामने पेश कर देते हैं, आप उसे समझने की कोशिश करें। अब देखिए, लॉन्जिनस की तनकीद का बुनियादी मौजू, तनकीद का बुनियादी मौजू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक जो हमने पैराग्राफ की शक्ल में पढ़ा है पॉइंट वाइज, उसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लॉन्जिनस की तनकीद का बुनियादी मौजू क्या है, अजमत और तरफा है। अजमत क्या है और तरफा क्या है, हमने इससे पहले देख लिए, आसूदगी, खुशहाली, बरतरी, बुलंदी वगैरह, ये उनकी जो किताब है ऑन द सबलाइम यानी अजमत के बारे में। तो बुनियादी मौजू क्या है तनकीद का, अजमत और तरफा है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अजमत और तरफा किसकी तनकीद का बुनियादी मौजू है, तो ये बुनियादी मौजू है लॉन्जिनस का। लॉन्जिनस ने अजीम अदब की 5 खुसूसियात बयान की। अभी हमने देखा 5 खुसूसियात कौन सी है, अजमत ख्याल, शिद्दत जज्बात, सनाए बदाए का बेहतर इस्तेमाल, इंतखाब अल्फाज और तरतीब अल्फाज। देखिए शक्ल जुदा हो चुकी है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उन जुमलों को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लॉन्जिनस के मुताबिक अदब का जवाल इखलाकी और रूहानी जवाल के बाद शुरू होता है, यानी जब मुआशरा इखलाकी एतबार से, रूहानी एतबार से जवाल पजीर हो जाए, शिकस्त और रेख्त का शिकार हो जाए, पस्त हो जाए, उसके बाद अदब का जवाल शुरू होता है, वरना तब तक अदब जिंदा और जावीद होता है। ये अदबी अशखास ही होते हैं जो किसी मुआशरे को सजाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं, उसको विकार अता करते हैं, बुलंदी अता करते हैं, सरफराजी अता करते हैं। इसीलिए तो अफलातून ने मिसाली रियासत से
ऐसे शायरों को शहर बदर किया था जो शायरी के जरिए से लोगों के इखलाक को खराब करने वाले हैं। अगर समाज में बुराई पाई जा रही है, उस बुराई को अगर तहरीर में शामिल किया जाता है तो ऐसी तहरीर की मुखालफत अफलातून करता है। अफलातून का यह मानना था कि तहरीर में बुराई पेश ना की जाए, बल्कि ऐसी तहरीर पेश की जाए कि उसे पढ़कर लोग या इंसान अपने इखलाक को संवार ले, यानी कि वो अदब से इखलाकियात का काम लेना चाहता था। लॉन्जिनस के नज़दीक तकरीर और तहरीर की अजमत का ताल्लुक रूह की अजमत से होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी शख्स की तहरीर उसकी शख्सियत की अक्कास होती है, उसकी शख्सियत की अक्कासी करने वाली होती है। कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि एक इंसान बद खसलत हो, बुरी जहनियत का हो, फवाहिशात में घिरा हुआ हो, खराब सोच का हो, और वो जब लिखने के लिए बैठे तो फरिश्ता सिफत बनकर लिखना शुरू कर दे। मुमकिन ही नहीं। अगर उसकी खसलत बद है तो उसकी तहरीर में भी बदी नजर आएंगी। इसीलिए लॉन्जिनस के नज़दीक तकरीर और तहरीर की अजमत का ताल्लुक रूह की अजमत से है। जितनी रूह पाकीज़ा होंगी, तहरीर भी उतनी ही पाकीज़ा होंगी। दो निकात और देख लीजिए। लॉन्जाइंस अच्छे और म्यारी अदब के दो पहलू बताता है। पहला पहलू यह है कि अदब में अरफा वाला तासुरात और विजदानियत पैदा करने की कुव्वत हो। जैसा कि अब तक के आपने देखा, अदब से वो अरफा वाला तासुरात और विजदान पैदा करना चाहता है। दूसरा ये कि अदब ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद है। उसका ये मानना है कि अगर अजीम फ़िक्र को आला अल्फाज के साथ बेहतरीन तरतीब में पेश किया जाए तो वो ज़माने और मकान का पाबंद नहीं होता, वो हर अहद के लिए, हर शख्स के लिए मसावी होता है और मुतासिर कुन होता है। लॉन्जाइंस का ये भी कहना है कि अदना जहनों की तख्लीकात को आला जहनों की तख्लीकात पर फोकियत नहीं देनी चाहिए, चाहे अदना अजहान की तख्लीकात बेहतर ही क्यों ना हो। यानी बाज़ मरतबा अगर कोई अदना जहन का हामिल कोई बेहतरीन तख्लीक पेश कर दे, बावजूद इसके लॉन्जिनस का ये मानना है कि आला जहनों की तख्लीकात को हमेशा बरतरी देनी चाहिए, फोकियत देनी चाहिए। तो इस तरह के ख्यालात ये लॉन्जिनस ने पेश किए। अब मैं सवालात पर आता हूँ। अगर कोई पार्ट आपके समझ में ना आया है तो अब भी आप पूछ लीजिए। लॉन्जाइंस का ताल्लुक किस अहद से था? पहला सवाल। दूसरा, लॉन्जिनस की अस्ल शोहरत किसकी वजह से है? तीसरा, लॉन्जिनस का रिसाला पेरी अल्फाज किस चीज से मुताल्लिक है? लॉन्जिनस के नज़दीक जुबान की खूबी और रिफत किससे पैदा होती है? पांचवा, लॉन्जिनस के अफकार में किस चीज़ के इशारे मिलते हैं? छठा, अरस्तु और अफलातून के बाद किसकी तनकीद और फिक्र एक नाकाबिल तरदीद हवाला बनती है? ये 6 सवाल, तकरीबन 15-16 सवालात मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप लोग जवाबात दीजिए, मैं कमेंट आप लोगों की पढ़ रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल आपका कौन सा है? पहला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लॉन्जिनस का ताल्लुक किस अहद से था? तो इसका जवाब है 9 क्लासिकी अहद से लॉन्जिनस का ताल्लुक है। देखते हैं लॉन्जिनस की असल शोहरत किस वजह से है। किस वजह से आप समझ ही चुके होंगे, नज़रिए अरफियत या अलवियत की वजह से, जो उन्होंने अजमत और तुरफा का बयान किया, तरफा का बयान किया, इसकी वजह से उनकी असल शोहरत है। तीसरा, लॉन्जिनस का रिसाला पेरी अल्फाज किस चीज़ से मुतालिक है? तासीर बयान से मुतालिक है। चौथा, लॉन्जिनस के नज़दीक ज़ुबान की खूबी और रिफत किससे पैदा होती है? तासीर ज़ुबान से पैदा होती है। उसके बाद पांचवा, लॉन्जिनस के अफकार में किस चीज़ के इशारे मिलते हैं? जाहिर सी बात है, रोमानवी फ़िक्र के और नफ्सियाती तनकीद के इशारे मिलते हैं। पांचवा, अरस्तु और अफलातून के बाद किसकी तनकीद और फ़िक्र एक नाकाबिल तरदीद हवाला बनती है? लॉन्जिनस की। नाजिश फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर आपको बताए नहीं गए थे, इस वजह से आपका जवाब गलत हो गया। अगर ऑप्शन आपके सामने मौजूद रहेंगे तो शायद इस तरह नहीं होगा। मैं जवाबात को फिर हटा रहा हूँ। सवालात देख लीजिए। सवाल नंबर 7 है, लॉन्जिनस शायरी में किस चीज़ की अहमियत को तस्लीम करता है?
लॉन्जीनस ने अदब के जुमला अहम खसाइस की जामे सिफत किसे करार दिया है? लॉन्जीनस के नज़दीक अच्छे अदब की खुसूसियत क्या होनी चाहिए? 10वां सवाल, स्कॉट जेम्स ने लॉन्जीनस को कौन सा नक्काद करार दिया? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने लॉन्जीनस को किस सदी का आलिम करार दिया है? अब जवाबात आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। 7वां सवाल है, लॉन्जीनस ने शायरी में किस चीज़ की अहमियत को तस्लीम किया है? सनतों के इस्तेमाल की अहमियत को अभी हमने देखा है। अब अदब की 5 चीज़ वो मुख्तलिफ है, उस पर भी सवाल है, वो अभी आप आगे देखेंगे। लॉन्जीनस ने अदब के जुमला अहम खसाइस की जामे सिफत किसे करार दी है? अरफियत को, अरफा को, अजमत को, रिफत को करार दिया है। लॉन्जीनस के नज़दीक अच्छे अदब की खुसूसियत क्या होनी चाहिए? अच्छे अदब की खुसूसियत क्या है? कि वो पढ़ने या सुनने वाले को मुतासिर करे और उस पर वजद तारी कर दे, एहसास, जज्बात में पैदा कर दे। स्कॉट जेम्स ने लॉन्जीनस को कौन सा नक्काद करार दिया है? पहला रोमानवी नक्काद। देखिए, पहला रोमानवी नक्काद लॉन्जीनस को किसने करार दिया? अगर सवाल को पलट दिया जाए तो आपका जवाब होगा स्कॉट जेम्स ने पहला रोमानवी नक्काद करार दिया है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने लॉन्जीनस को किस सदी का आलिम करार दिया? तो देखिए, अगर आपने मेरी पहली स्लाइड को गौर से सुना होगा तो वहाँ पर इस चीज़ को हमने पेश किया था। तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक लॉन्जीनस जो है 3री सदी का नक्काद है, 3री सदी का आलिम है। अब अगले चंद सवालात, इसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। सवालात आपकी स्क्रीन से हटाए जाते हैं। सैयद आबिद अली ने उसूल इंतकाद अदबियात में लॉन्जीनस का ज़माना कौन सा करार दिया है? एक सवाल। उसके बाद डॉक्टर जमील जालबी ने लॉन्जीनस का ताल्लुक किस सदी से जोड़ा है? 14वां सवाल, लॉन्जीनस के नज़दीक अदब का क्या मकसद है? 15वां सवाल, लॉन्जीनस ने उलवियत और रिफत के कौन से 5 मखारिज बयान किए? 16वां सवाल, लॉन्जीनस अल्फाज को किसका ताबे गर्दानता है? सवालात के जवाबात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12वें सवाल का जवाब है सैयद आबिद अली की जो किताब है उसूल इंतकाद अदबियात, उसमें उसने लॉन्जीनस का जो ज़माना बताया है वो 213 सन ईस्वी से 273 सन ईस्वी। डॉक्टर जमील जालबी ने लॉन्जीनस का ताल्लुक किस सदी से बताया? तो डॉक्टर जमील जालबी ने 1ली सदी ईस्वी से बताया, जबकि सैयद आबिद अली और इससे पहले जो सवाल हमने देखा था उसमें 3री सदी का आलिम लॉन्जीनस को बताया गया है। 14वां सवाल, लॉन्जीनस के नज़दीक अदब का क्या मकसद है? अदब का पहला और आखिरी मकसद क्या है? मसरत पहुँचाना, फ़रहत फराहम करना। लॉन्जीनस के नज़दीक लॉन्जीनस ने उलवियत और रिफत के कौन से 5 मखारिज बयान किए? 5 मखारिज को हमने अभी तफसील के साथ देखा है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। अज़मत और शिकवा ख़याल, पुरज़ोर ख़याल और असर पजीर जज्बा, मखसूस सनाए का इस्तेमाल, शाइस्ता, आला और नफीस तराकीब व बंदिश और तर्ज़ अदा का इस्तेमाल। 5वां है लफ्ज़ों की मौजू मखसूस और मुनासिब तरतीब। 16वां, लॉन्जीनस अल्फाज को किसका ताबे गर्दानता है? तो ये ख़याल का ताबे गर्दानता है। अब जैसा मैंने कहा था कि लास्ट में याद दिलाइएगा, आपसे कुछ बात करनी है, तो उसी ख़याल पर मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज़ फौरी तौर पर जवाब दीजिएगा ताकि हम लेक्चर को ख़त्म कर सकें। और कल देखिए हम जिसे पढ़ने वाले हैं उस नक्काद का नाम है I.A. रिचर्ड्स।